किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखरबाली। इस उपन्यास के 7 भाग आप पहले सुन चुके हैं। यदि आपने वो भाग नहीं सुने तो पहले उस भागों को सुने। आप चैनल पर नए हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप अपने सुझाव दें। लेकिन महेंद्र ने आशा के संबंध में अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की। फिर तो उनकी शंका दूसरी ओर बढ़ी। जिस महेंद्र के लिए आशा को छोड़कर कॉलेज तक जाना गवारा न था, वो चाची की खोज खबर लेने के लिए काशी कैसे पहुंच गया? तो क्या आशा के प्रति उसका आकर्षण ढीला पड़ रहा है? उन्होंने पूछा, मेरे सर की कसम महेंद्र, ठीक ठीक बताना, चुन्नी कैसी है? महेंद्र बोला, वो तो खासे मजे में है चाची। आजकल वो क्या करती है बेटे? तुम लोग अभी तक वैसे ही बच्चों जैसे हो या घर गृहस्थी का भी ध्यान रखते हो अब? महेंद्र ने कहा, बचपन तो बिल्कुल बंद है चाची। सारे झंझटों की जड़ तो किताब थी, चारुपाठ। वो जाने कहाँ गायब हो गई, अब ढूंढे भी नहीं मिलती कहीं। अरे, बिहारी क्या कर रहा है? महेंद्र ने कहा, अपना जो काम है उसे छोड़कर वो सब कुछ कर रहा है। पटवारी गुमास्ते उसकी जायदाद की देखभाल करते हैं। वे क्या देखभाल करते हैं खुदा जाने। बिहारी का हमेशा यही हाल रहा। उसका अपना काम दूसरे लोग देखते हैं, दूसरों का काम वो खुद देखता है। अन्नपूर्णा ने पूछा, विवाह नहीं करेगा क्या? महेंद्र जरा हंसकर बोला, कहाँ, ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता। अन्नपूर्णा को अंतर के गोपन स्थान में एक चोट सी लगी। महेंद्र ने कभी मजाक से, कभी गंभीर होकर अपनी गृहस्थी का मौजूदा हाल उन्हें सुनाया। केवल विनोदनी का कोई जिक्र उसने नहीं किया। कॉलेज अभी खुला था। महेंद्र के ज़्यादा दिन काशी में रहने की गुंजाइश न थी, लेकिन सख्त बीमारी के बाद अच्छी आबो हवा में सेहत गुजारने की जो तृप्ति होती है, काशी में अन्नपूर्णा के पास महेंद्र को हर रोज उसी तृप्ति का अनुभव हो रहा था। लिहाजा दिन बीतने लगे। अपने आप ही विरोध की जो स्थिति हो गई वो मिट गई। इन कई दिनों तक धर्म प्राण अन्नपूर्णा के साथ रहकर दुनियादारी के फर्ज ऐसे सहज और सुख देने वाले लगे कि महेंद्र को उनके हुआ लगने की पिछली बात हंसी उड़ाने जैसी लगी। उसे लगा विनोदनी कुछ नहीं, यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी वो साफ साफ याद नहीं कर पाता। आखिरकार बड़ी दृढ़ता से महेंद्र मन ही मन बोला, आशा को मेरे हृदय से बाल भर भी खिसका सके ऐसा तो मैं किसी को कहीं भी नहीं देख पाता। उसने अन्नपूर्णा से कहा, चाची, मेरे कॉलेज का हर्ज हो रहा है। अब इस बार तो मैं चलूं? तुम संसार की माया छोड़कर यहाँ आ बसी हो अकेले में। फिर भी अनुमति दो कि बीच बीच में तुम्हारे चरणों की धूल ले जाया करूं। काशी से लौटकर महेंद्र ने आशा को जब मौसी के भेजे गए स्नेहोपहार, एक सिंदूर की डुबिया और सफ़ेद पत्थर का एक लोटा दिए, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी का वो स्नेहमय धीरज और उन पर अपनी तथा सास की फजीहतों की बात याद आते ही उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसने महेंद्र से कहा, बड़ी इच्छा हो रही है कि एक बार मैं भी काशी जाऊं और मौसी की क्षमा तथा चरणों की धूल ले आऊं। क्या ये मुमकिन नहीं? महेंद्र ने आशा के मन की पीड़ा को समझा और इस बात पर राजी भी हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के पास जाए, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई का हर्ज करके खुद उसे काशी ले जाने में उसे झिझक होने लगी। आशा ने कहा, मेरी बड़ी चाची जी तो जल्दी ही काशी जाने वाली हैं, उनके साथ चली जाऊं तो क्या हर्ज है? महेंद्र ने जाकर राजलक्ष्मी से कहा, माँ, बहू एक बार चाची से मिलने के लिए काशी जाना चाहती है। राजलक्ष्मी ने व्यंग से कहा, बहू जाना चाहती है तो जरूर जाए, जाओ, उन्हें ले जाओ। बिहारी राजलक्ष्मी से मिलने आया तो वो बोली, अरे बिहारी, सुना तूने, अपनी बहू काशी जा रही है? बिहारी बोला, कह क्या रही हो माँ, महेंद्र भैया फिर पराई हर्ज करके जाएंगे?
राजलक्ष्मी बोली, ना ना, महेंद्र क्यों जाएंगे, महेंद्र यहीं रहेंगे, बहू अपने बड़े चाचा के साथ जाएगी। बिहारी भीतर ही भीतर परेशान हुआ। वो सोचने लगा, आखिर माजरा क्या है। महेंद्र काशी गया तो आशा यहाँ रही, और वो लौटा तो अब आशा काशी जा रही है। दोनों में कुछ ऐसा हुआ है, आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा। दोस्त होकर भी हम इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, दूर से खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। माता के व्यवहार से बड़ा ही कुढ़कर महेंद्र अपने कमरे में आकर बैठ गया। विनोदिनी ने इसी बीच महेंद्र से भेंट नहीं की थी, सो आशा उसे बगल के कमरे से यहाँ ले आने के लिए अनुरोध कर रही थी। ऐसे में बिहारी आया। उसने महेंद्र से पूछा, आशा भाभी का काशी जाना तय हुआ है? महेंद्र बोला, क्यों ना हो, कोई अड़चन है? बिहारी बोला, अड़चन की बात कौन कर रहा है, मगर अचानक तुम्हारे दिमाग में ये आया कैसे? महेंद्र ने कहा, अपनी मौसी को देखने की इच्छा परदेश में रहने वाले आदमी के लिए व्याकुलता मानव चरित्र में होती है। बिहारी ने पूछा, साथ तुम जा रहे हो? पूछते ही महेंद्र के दिमाग में आया, बड़े चाचा के साथ भेजना ठीक नहीं, बिहारी इसी बात पर करने आया है। ज़्यादा बोलचाल से कहीं गुस्सा न फट पड़े, इसीलिए उसने संक्षेप में कहा, नहीं। बिहारी महेंद्र को पहचानता था, वो नाराज है, ये बिहारी से छिपाना था। वो ये भी जानता था कि उसने जिद पकड़ ली तो उसे टस से मस नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने फिर उसके जाने का जिक्र ही न किया। सोचा, बेचारी आशा अगर जी में कोई पीर ही छुपाई जाती हो तो विनोदिनी के साथ जाने से उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसने धीरे से कहा, उनके साथ विनोद भाभी भी जाएं तो अच्छा न रहेगा। महेंद्र चीख उठा, बिहारी, अपने मन की बात खोलकर ही कहो, मेरे साथ टेढ़े टेढ़े चलने की क्या जरूरत है। मैं समझ रहा हूं तुम्हें शुबा है कि मैं विनोदिनी को प्यार करता हूं। गलत है, प्यार मैं नहीं करता। मुझे बचाने के लिए पहरा देते फिरने की जरूरत नहीं, अपने को संभालो। जहां पर काफी दर्द हो वहां अगर कोई बेरहमी के साथ पांवों से मसल डाले तो चोट खाया हुआ आदमी चोट करने वाले पर जिस तरह बिना कुछ विचारे टूट पड़ता है, उसी तरह रुद्ध गले से बदरंग पड़ा चेहरा लिए बिहारी कुर्सी से उठकर महेंद्र की ओर लपका और सहसा रुक कर किसी तरह बोल पाया, ईश्वर तुम्हें क्षमा करें, मैं चला। लड़खड़ाता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। बगल के कमरे से विनोदिनी झपट कर आई, बिहारी बाबू। दीवार का सहारा लिए हंसने की कोशिश करते हुए बिहारी ने कहा, क्या है विनोद भाभी? विनोदिनी बोली, बाली के साथ मैं भी काशी जाऊंगी। बिहारी ने कहा, नहीं नहीं भाभी, ये ना होगा, मैं आरजू करता हूँ, मेरे कहने से कुछ मत करना। मैं यहाँ का कोई नहीं होता, यहाँ की किसी भी बात में दखल नहीं देना चाहता। तुम देवी हो, जो तुम्हें ठीक जचे वही करना। मैं चला। विनोदिनी को नम्रता से नमस्कार करके बिहारी जाने लगा। विनोदिनी बोली, मैं देवी नहीं हूँ भाई साहब, सुनो तो सही, तुम चल दोगे तो किसी का भला ना होगा, फिर मुझे दोष न मत देना। बिहारी चला गया। महेंद्र ठगा सा बैठा रहा। विनोदिनी बिजली सी कटाक्ष करती हुई बगल के कमरे में चली गई, जहां आशा मारे शर्म के मरी सी जा रही थी। बिहारी उसे प्यार करता है। महेंद्र के मुंह से ऐसा सुनकर वो मुंह नहीं उठा पा रही थी, लेकिन उस समय उस पर विनोदिनी को दया न आई। आशा ने अगर निगाह उठाकर देखा होता तो वो डर जाती। सारे संसार पर मानो खून चढ़ आया था। विनोदिनी का झूठ, बेशक विनोदिनी को कोई भी नहीं प्यार करता। आवेश में वहीं जो एक बार महेंद्र के मुंह से निकल पड़ा था कि मैं नालायक हूँ, उसके बाद जब वो आवेश जाता रहा तो अपने उस अचानक उछल पड़ने की वजह से बिहारी से वो सकचा गया था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी बातें खुल गई हैं। वो विनोदिनी को प्यार नहीं करता, फिर भी बिहारी का ख्याल है प्यार करता है। जो कुड़न बढ़ रही थी, आज वो अचानक भभक पड़ी। लेकिन बगल के कमरे से विनोदिनी दौड़ती आई और उसने बिहारी को रोकने की कोशिश की और बिहारी के कहे मुताबिक वो काशी जाने को तैयार हो गई। ये सब महेंद्र की कल्पना के भी बाहर था।
इस दृश्य ने महेंद्र को एक चोट पहुंचाकर अभिभूत कर दिया। उसने कहा था कि वो विनोदनी को प्यार नहीं करता, लेकिन जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसने उसे चैन न लेने दिया। चारों तरफ से उसे बेचैन बनाने लगा और बार बार निरे अफसोस के साथ उसके जी में होने लगा कि विनोदिनी ने मुझे ये कहते हुए सुना कि मैं उसे प्यार नहीं करता। महेंद्र ने सोचा, गलत, मैं विनोदिनी को प्यार नहीं करता। शायद प्यार न भी करता हूँ, मगर कहना कि नहीं करता हूँ ये तो और भी कठिन है। इससे चोट न पहुँचे ऐसी स्त्री कौन है? इसके प्रतिवाद की गुंजाइश कैसे हो? महेंद्र ने बक्स से निकालकर उसकी 3 चिट्ठियों को फिर से पढ़ा। वो मन ही मन बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि विनोदिनी मुझे प्यार करती है, मगर कल वो बिहारी के सामने इस तरह क्यों आई? शायद मुझे दिखाने के लिए ही। मैंने जब साफ जता दिया कि मैं उसे प्यार नहीं करता, तो फिर किसी मौके से मेरे सामने प्यार को ठुकराए नहीं तो और क्या करे? हो सकता है मुझसे इस तरह ठुकराई जाने पर वो बिहारी को प्यार भी करने लगे। महेंद्र का क्षोभ इस तरह बढ़ चला कि अपनी उतावली से वो आप ही अचरज में पड़ गया। डर उठा और विनोदिनी ने सुन ही लिया तो क्या कि महेंद्र उसे प्यार नहीं करता, इसमें दोष भी क्या? आंधी आने पर नाव की जंजीर जैसे लंगर को कसकर पकड़ती है, वैसे ही अकुलाहट में महेंद्र ने आशा को और भी कसकर पकड़ा। रात को महेंद्र ने आशा का मुंह अपनी छाती से लगाकर पूछा, चुन्नी, ठीक बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? आशा सोचने लगी, ये सवाल कैसा? बिहारी के बारे में जो शर्मनाक बात निकली है, क्या उसी से उस पर ऐसी संदेह की छाया पड़ी? वो शर्म से मुंह सी होकर बोली, छी, आज ये क्या पूछ रहे हो तुम? तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, साफ बताओ, मेरे प्यार में तुम्हें कब क्या कमी दिखाई दी? उसे सताकर उसका माधुर्य निचोड़ने की नीयत से महेंद्र बोला, फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? आशा बोली, मैं नहीं जाना चाहती, कभी भी नहीं जाऊंगी मैं। महेंद्र, लेकिन चाहा तो था पहले। आशा बहुत दुखी होकर बोली, तुम्हें पता है मैंने क्यों चाहा था, मजे से रहने के लिए नहीं जाना चाहती थी मैं। महेंद्र ने कहा, सच कहूँ चुन्नी, और किसी से विवाह किया होता तो तुम इससे कहीं ज्यादा सुखी होती। सुनते ही चौंक कर आशा महेंद्र से झिटक पड़ी और तकिए में मुंह गाड़ कर काट की सी मारी पड़ी रही। कुछ ही क्षण में उसकी रुलाई रोके न रुकी। सांत्वना देने के लिए महेंद्र ने उसे कलेजे से लगाने की कोशिश की, पर आशा तकिए से चिपकी रही। पतिव्रता के ऐसे रूठने से महेंद्र सुख, गर्व और धिक्कार से क्षुब्ध होने लगा। विनोदिनी सोचने लगी, आखिर ऐसी तोहमत लगाए जाने पर बिहारी ने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? उसने झूठा प्रतिवाद भी किया होता तो मानो विनोदिनी को खुशी होती। ठीक ही हुआ कि महेंद्र ने बिहारी पर ऐसी चोट की, ये उसका पावना ही था। आखिर बिहारी जैसा आदमी आशा को प्यार क्यों करेगा? इस चोट ने बिहारी को दूर जो हटा दिया, मानो वो अच्छा ही हुआ। विनोदिनी निश्चिंत हो गई, लेकिन पुण्य बाण से बंधे बिहारी का रक्तहीन पीला मुखड़ा विनोदिनी के हर काम में उसके पीछे पीछे घूमता सा रहा। विनोदिनी के अंदर जो एक सेवा परायण नारी प्रकृति थी, वो उस कातर चेहरे को देखकर रोने लगी। 2-3 दिन तक वो सभी कामों में अनमनी रही। आखिर उससे न रहा गया। उसने एक सांत्वना पत्र लिखा, भाई साहब, तुम्हारा जो सूखा चेहरा देखा है, तब से मैं हृदय से यही कामना करती हूँ कि तुम भले चंगे हो जाओ। तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ। तुम्हारी वो सहज हंसी फिर कब देखूंगी? वो उदार बातें फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति में अपनी कुशल मुझे लिख भेजो। तुम्हारी विनोदिनी भाभी। दरबान की माफत चिट्ठी उसने बिहारी को भेज दी। बिहारी आशा को प्यार करता है, इस बात को महेंद्र इस रुखाई और इस बेहयाई से जुबान पर ला सकता है, बिहारी ने ये कभी स्वप्न में भी न सोचा था, क्योंकि उसने खुद भी कभी ऐसी बात को दिल में जगह न दी थी। लेकिन बात जब एक बार मुंह से निकल पड़ी
तो एक बार की मार तो नहीं डाला जा सकता। उसमें सच्चाई का बीज जितना था, देखते ही देखते वे अंकुराने लगा। अब उसने खुद को कसूरबार समझा। मन ही मन बोला, मेरा गुस्सा करना तो शोभा नहीं देता। महेंद्र से माफ़ी मांग कर विदा लेनी होगी। उस रोज मैं कुछ इस तरह चला आया था मानो महेंद्र दोषी हैं, मैं विचारक हूँ। अपनी ये गलती मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बिहारी समझ रहा था आशा चली गई है। एक दिन शाम को वो धीरे धीरे जाकर महेंद्र के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। राजलक्ष्मी के दूर के रिश्ते के मामा साधुचरण पर नजर पड़ी। कहा, कई दिनों से इधर आ नहीं सका, सब कुशल तो है? साधुचरण ने कुशल कही। बिहारी ने पूछा, भाभी काशी कब गईं? साधुचरण ने कहा, कहाँ गई कहाँ, उनका जाना अब न होगा। ये सुनकर बिहारी सब कुछ भूलकर अंदर जाने को बेचैन हो उठा। पहले वो जैसे ग्रहण भाव से खुशी खुशी अपनों सब परिचित सीढ़ियों से अंदर जाया करता था, सबसे हंसता बोलता था, जी में कुछ होता न था। आज उसकी मनाही थी, दुर्लभ था वो। इसकी याद आते ही उसका मन पागल हो गया। बस एक बार, केवल अंतिम बार इसी तरह अंदर जाकर परिवार के सदस्य सा राजलक्ष्मी से, घूंघट निकाले आशा भाभी से दो बातें मात्र कराना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय बन बैठा। साधुचरण ने कहा, अरे अंधेरे में खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ। बिहारी तेजी से दो चार डग की तरफ बढ़ा और मुड़कर बोला, नहीं चलूं, काम है, और जल्दी से लौट गया। उसी रात बिहारी पश्चिम की ओर कहीं चला गया। बिहारी घर पर नहीं मिला। दरबान विनोदनी की चिट्ठी लेकर लौट आया। महेंद्र ड्योढ़ी के सामने वाले बगीचे में टहल रहा था। उसने पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने बताया। महेंद्र ने उससे चिट्ठी ले ली। एक बार तो जी में आया, चिट्ठी वो विनोदनी को दे आए। कुछ कहे नहीं, सिर्फ विनोदनी का लज्जित चेहरा देखाए। उसे इसमें जरा भी शक न था कि खत में लज्जा की बात जरूर है। याद आया, पहले भी एक बार उसने बिहारी को चिट्ठी भेजी थी। आखिर खत में है क्या, ये जाने बिना मानो उससे रहा ही न गया। उसने अपने आप को समझाया, विनोदनी उसी की देखरेख में है, उसके भले बुरे का वही जिम्मेदार है, लिहाजा ऐसे संदेह वाले खत को खोल कर देखना वाजिब है। विनोदनी को गलत रास्ते पर हरगिज नहीं जाने दिया जा सकता। खोलकर महेंद्र ने उस छोटी सी चिट्ठी को पढ़ा। वो सहज भाषा में लिखी थी, इसीलिए उसमें मन का सच्चा उद्वेग फूट पड़ा था। महेंद्र ने उसे बार बार पढ़ा, खूब सोचा, मगर समझ नहीं सका कि विनोदनी का झुकाव है किस तरफ। उसे रह रहकर यही आशंका होने लगी, चूंकि मैंने ये कहकर उसका अपमान किया है कि मैं उसे प्यार नहीं करता, इसीलिए रूठ कर वो अपने मन को और तरफ लगाना चाहती है। इसके बाद महेंद्र के लिए धीरज रखना असंभव हो गया। जो लड़की अपने आप को उसके हाथों सौंप देने के लिए आई थी, वो महज जरा सी गलती से उसके कब्जे से निकल जाएगी, ये सोचकर महेंद्र भीतर ही भीतर सुलगने लगा। मन में सोचा, विनोदनी मन ही मन अगर तुझे चाहती है तो उसकी खैर जानो, क्योंकि वो एक जगह बंधी रहेगी। अपने मन का तो मुझे पता है, मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकूंगा। वो मुझे निश्चिंत होकर प्यार कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूँ, मुझसे उसे कोई खतरा नहीं। यदि वो और किसी तरफ खिंची तो क्या अनर्थ होगा, वो कौन जानता है। महेंद्र ने निश्चय किया, अपने को प्रकट किए बिना किसी न किसी तरह फिर से विनोदनी को अपनी ओर खींचना ही पड़ेगा। अंदर जाते ही महेंद्र ने देखा, विनोदनी बीच में ही खड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रही है, और महेंद्र का मन डाह से जल उठा। बोला, नाहक इंतजार में खड़ी हैं, भेंट नहीं होने की। ये लीजिए, आपकी चिट्ठी लौट आई। कहकर उसने चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। विनोदनी बोली, खुली क्यों? महेंद्र जवाब दिए बिना ही चला गया। बिहारी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कोई जवाब न देकर चिट्ठी वापस भेज दी। ये सोचकर विनोदनी की सारी नसें दप दप करने लगी। उसने चिट्ठी ले जाने वाले दरबान को बुलवा भेजा। वो और कहीं चला गया था, न मिला। चिराग की कोर से जैसे गर्म तेल की बूंदें टपक पड़ती हैं,
बंद कमरे में विनोदनी की दमकती हुई आंखों से आंसू टपक गए। उसने अपनी चिट्ठी के टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे चैन न मिला। स्याही की उन दो चार लकीरों को भूत और वर्तमान से पहुँच डालने की, कतई मिनाही कर देने की गुंजाइश क्यों नहीं। गुस्से में आई मधुमक्खी जिस प्रकार हर सामने पड़ने वाले को काट खाती है, उसी प्रकार क्षुब्ध विनोदनी अपने चारों ओर की दुनिया को जला डालने पर आमादा हो गई। मैं जो भी चाहती हूँ उसी में रुकावट, किसी बात में कामयाबी नहीं।